जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, डोएन उस लेटर को देख के हैरान हो जाता है और जल्दी से भागते हुए लोगन के पास जाता है और उससे पूछता है उसका क्या प्लान है, वो 10 मिलियन गोल्ड का क्या करेगा। लोगन भी बहुत सिंपल सा आंसर देते हुए कहता है कि वो मटेरियल्स कर देगा, वो भी 100 kg। डोएन हैरान हो जाता है तो लोगन जबरदस्ती उसके ऊपर साइन करवाते हुए कहता है कि जल्दी से साइन करो, तो डोएन मना करते हुए कहता है कि नहीं, वो इस पे साइन नहीं करेगा। आप ऐसी चीज को खरीदने वाले हैं जो कि गोल्ड से भी ज्यादा महंगा है। तभी सीन कट होता है। हम देखते हैं फिलिप को, क्या वो मटेरियल्स खरीदने वाला है जो कि गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा है? ये इम्पॉसिबल है। फिलिप की बात सुन के लोगन भी हैरान हो जाता है और वो फिलिप से पूछता है कि लेकिन क्यों, ये इम्पॉसिबल क्यों है? फिलिप बताता है कि मटेरियल्स वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप खरीद सकते हो क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। वो एक ऐसा मेटल है जिसमें माना होता है और उस स्टील में बहुत ज़्यादा पावर होता है। उसे द सिल्वर ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। भले वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो इसे खरीद नहीं सकता है। यहाँ तक कि सबसे अमीर लोग भी नहीं उसे खरीद सकते। अगर उसे सच में मटेरियल्स खरीदना है तो उसके पास पैसे के साथ साथ पावर भी होना चाहिए। लोगन इसकी बात सुन के कहता है कि पावर। तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और कहता है कि अगर पावर की बात है तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तभी सीन कट होता है। तभी दो लोगों को दिखाया जाता है। एक बंदा कहता है कि तो दूसरा बंदा उस बंदे से पूछता है क्या हुआ भाई। पहला बंदा बोलता है कि उन्हें एक मैसेज मिला है कंट्री साइड रीजन से। उसका नाम क्या था? हाँ, वो मैकमिल हाउस से है। वो शॉर्ट ड्यूक से बात करना चाहता है। तभी सीन कट होता है। 30 मिनट बाद देखते शॉर्ट ड्यूक को। वो कहता है कि क्या ये सच है कि मैकमिल हाउस से मैसेज आया है? वो दोनों बंदे घबरा जाते हैं। पहला बंदा अपने मन में सोचता है क्या वो यहाँ पर आ गया सच में? लगता है कि सच में शॉर्ट ड्यूक क्या हुआ जान पहचान वाले लोगों में से एक है। ड्यूक जाता है, वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि लॉन्ग टाइम नो सी यू लोगन। लोगन भी ड्यूक को ग्रीट करता है तो ड्यूक कहता है कि यार इसे जाने दो। जैसे ही मुझे पता चला कि उसका मैसेज आया है तो इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी आ गया। लोगन ड्यूक को बताता है कि उसको आपसे बात करना था। ड्यूक भी लोगन से कहता है कि उसको भी उससे बात करना था और उसने सही टाइम में कॉल किया है। और ड्यूक लोगन को कहता है कि वो उसको थैंक्स बोलना चाहता है। लोगन को कुछ समझ में नहीं आता और कहता है थैंक्स, लेकिन क्यों? और अपने मन में कहता है क्या मैंने अनजाने में उसके साथ कुछ अच्छा कर दिया है? ड्यूक पहले तो एक पल के लिए शांत रहते हैं, फिर अचानक खुश हो जाता है और कहता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। जैसे लोगन को यह बात पता चलता है तो वो ड्यूक को कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है। तो ड्यूक कहता है कि ये सब तुम्हारा थैंक्स है। लोगन उसका थैंक्स का बहुत अच्छा रिप्लाई देता है और कहता है कि ये सब मेरा थैंक्स नहीं, ये सब तो आपका मेहनत है। तभी अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और सोचता है कि उसने क्या कह दिया। और लोगन अपने बात को पलटते हुए कहता है कि ये हेवन से आया हुआ ब्लेसिंग है। ड्यूक कहता है कि हाँ, तुम हमेशा की तरह चीकी हो, ये हेवन से मिला ब्लेसिंग है और साथ ही मेरा भी मेहनत है, लेकिन वो सबसे पहले ये सब तुम्हारा थैंक्स है लोगन। और ड्यूक लोगन से कहता है कि वो बहुत ग्रेटफुल है। और ड्यूक लोगन को ये भी बताता है कि जब एक बार बच्चा बॉर्न हो तो वो जरूर कंट्री में आके उससे मिले। उसकी वाइफ भी पर्सनली उसे थैंक्स कहना चाहती है। और हाँ, जब वो एक बार कंट्री में आएगा तो उसे एक और टेक्निक सिखाएगा। और जैसे ये लोगन सुनता है वो हैरान हो जाता है। ड्यूक लोगन के हैरानी भरे चेहरे को देख के वो उससे पूछता है कि क्या वो ऐसा नहीं चाहता। लोगन ड्यूक से माफी मांगता है और कहता है कि नहीं, वो जरूर आएगा और इसके लिए आपका थैंक्स। ड्यूक कहता है कि उसको जो कहना था उसने कह दिया है, तो अब वो बता सकता है कि उसने कांटेक्ट क्यों किया है। लोगन कहता है कि वेल, उसे कुछ मटेरियल खरीदने में हेल्प चाहिए था। और लोगन ये भी बता देता है कि उसको कितना मटेरियल्स चाहिए। ड्यूक थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि 100 kg मटेरियल्स, तो उसे एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके पास पावर हो। और ड्यूक लोगन के फिरकी लेते हुए कहता है कि लगता है कि उसने मेडिसिन से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। लोगन उसको ज़्यादा सच नहीं बताता, बस इतना बताता है कि वो मटेरियल्स इसलिए खरीदना चाहता है ताकि वो अपने नाइट्स के लिए इक्विपमेंट्स बना सके। ड्यूक कहता है कि वो अपने नाइट के ऊपर कभी भी इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया। उसे कभी नहीं लगा था कि कोई अपने नाइट के बारे में इतना सोचेगा। लोगन ड्यूक की बात सुन के अपने मन में कहता है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि गलत फैमिली बढ़ते जा रहा है। ड्यूक लोगन की बात मान जाता है और कहता है कि वो इसे पर्सनली हैंडल करेगा। लोगन ड्यूक को थैंक्स कहता है तो ड्यूक कहता है कि अरे ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब उसके बच्चे बॉर्न हो जाए तो उसके पार्टी में वो जरूर आए। और ड्यूक अपना मुंह मोड़ लेता है और कहता है कि वो चाहता है कि उसको टाइटल से ना बोले बल्कि उसको टीचर कहे। और ये बोल के कॉल को कट कर देता है। लोगन ड्यूक की ये बात सुन के एक पल के लिए शांत हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो बोले तो बोले क्या, लेकिन अचानक से वो चिल्ला देता है और वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। और लोगन कहता है कि शॉर्ट ड्यूक का डिसेबल उसने कभी नहीं सोचा था, ये तो एक जैकपॉट है। वो तो ड्यूक से छोटी सी हेल्प मांग रहा था, लेकिन ड्यूक ने सोने की रस्सी ही दे दी। लोगन अपने आप को शांत करता है और कहता है कि मुझे जल्द से जल्द हमार के पास जाना चाहिए और मटेरियल्स के बारे में बताना चाहिए। तभी लोगन को याद आता है कि हमार वो तो अभी वेकेशन पर है और अपने मन में कहता है कि हाँ, वो कितना दयालु एम्प्लॉयर है। हमार तुम अभी अच्छे से वेकेशन मनाओ, मुझे अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। कहानी सुनाने वाला कहता है कि दूसरी ओर हमार को बहुत बुरे बुरे सपने आते रहे लोगन के बारे में। तभी सीन कट होता है मैकलिन फैमिली के ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर। हमें वहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोगों को
को दिखाया जाता है। ड्वेन लोगन को बताता है कि ये वो लोग हैं जो कि 20 साल से कम है, जो कि सोल्जर्स भर्ती के लिए आए हैं। और ड्वेन ये भी बताता है कि उन लोगों ने टेस्ट को भी पास कर लिया है, लेकिन क्या सच में इतने सारे लोगों को भर्ती करने की हमें सच में जरूरत भी है? लोगन कहते हैं कि क्या उसने नहीं कहा था कि वो इसे खुद ही हैंडल करेगा। और लोगन अपने मन में कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। वो अपने फैमिली को नहीं खोना चाहता, इसलिए वो अपने फोर्स को बढ़ा रहा है। अगर उसे वॉर में जीतना है तो उसे ये करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उसको खुद ही पर्सनली सिलेक्शन करना होगा सोल्जर्स को। तभी हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो बच्चों को शांत कराते हुए कहता है कि चुप हो जाओ, यंग मास्टर यहीं पर है। तभी लोगन उसी बंदे से पूछता है कि आखिरकार उन लोगों ने सोल्जर्स को कैसे सिलेक्ट किया। वो बंदा थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन बताता है कि उन लोगों ने उन्हें दौड़ाया और जिन लोगों ने अच्छा किया हमने उन्हें पास कर लिए और सिलेक्ट कर लिया। लोगन अपने मन में कहता है कि तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ के बेस के ऊपर सिलेक्ट किया गया है। लोगन उस बंदे से कहता है कि हम दोबारा से सिलेक्शन करेंगे, उनका एक और टेस्ट लेंगे। और लोगन ये भी बताता है कि वो कैसा टेस्ट लेंगे, आईसाइट जिनकी अच्छी हो, सुनने की शक्ति जिनकी अच्छी हो और जिसका रिएक्शन अच्छा हो, वो उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे। वो बंदा लोगन की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन सीन कट होता है कुछ देर बाद हमें पहला टेस्ट के बारे में बताया जाता है। वो टेस्ट है आईसाइट के ऊपर। हमें कुछ बच्चे को दिखाया जाता है जो कि थोड़े दूर खड़े रहते हैं और अपने सामने आगे देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो एक बंदा कहता है कि ये बहुत अजीब पिक्चर है, दूसरा बंदा कहता है कि यंग मास्टर आप बहुत हैंडसम हो। हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है जो लोगन और ड्वेन टेस्ट ले रहे होते हैं एक अजीब से पिक्चर के साथ, और लोगन उस बच्चे को साइड हटा देता है जो लोगन का चापलूसी कर रहा होता है। तभी दूसरी ओर एक बच्चा अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मैं देख सकता हूँ, वो कुछ चिकन जैसा दिख रहा है। लोगन उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि उसने इतने डिस्टेंस के साथ इस पिक्चर को पहचान लिया। तभी हमें दूसरा टेस्ट के बारे में बताया जाता है सुनने की पावर। और ड्वेन बच्चों से चिल्लाते हुए कहता है कि वो कुछ वर्ड बोलेगा और उन्हें उसे रिपीट करना है। उसके बाद ड्वेन कुछ वर्ड कहता है। एक लड़का कहता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दूसरा लड़का कहता है कि उसकी आवाज कट कट के आ रही है। तभी एक तीसरा लड़का कहता है कि वो वर्ड स्पैरो है। तभी वो लड़का आगे कहता है कि उस आदमी ने आपको सन ऑफ विच कहा यंग मास्टर, क्या यह भी एक टेस्ट का हिस्सा है? जैसे ही ड्वेन उस बच्चे की बात सुनता है तो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और कहते हैं कि क्या उसने इसे भी सुन लिया, मैं तो बस अपने आप से बात कर रहा था। लोगन उस बच्चे से कहता है कि तुम सिलेक्ट हो गए और ड्वेन के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है ड्वेन लगता है कि तुम्हें पिटाई की जरूरत है। कुछ देर बाद लोगन के हाथों में सारे टेस्ट का रिपोर्ट हाथ में आ जाता है और अपने मन में कहता है उसे विश्वास नहीं हो रहा कि 250 लोग पास हो गए हैं। वेल कुछ ऐसे भी बच्चे जिनकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो लोग कुपोषण का शिकार हो गए हैं, शायद उन्हें खाना खिलाने के बाद उन्हें ठीक हो जाना चाहिए। वेल जबकि ये टेस्ट पूरा हो गया है, अब उसे विक्टर के पास जाना चाहिए, बहुत दिन हो गई है उससे मिले हुए। सीन कट होता है, देखते हैं विक्टर को जो कि अभी भी अपने शॉट के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और दो नाइट उसको ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। एक नाइट कहता है वो काफी अच्छा कर रहा है, दूसरा नाइट कहता है कि उस बच्चे की शॉटमैनशिप एग्रेसिव टाइप है, अगर वो इसी तरह ट्रेनिंग करता रहा तो वो एक नाइट जरूर बन सकता है। दूसरी ओर विक्टर भी ट्रेनिंग करते हुए अपने मन में कहता है कि उसे मेहनत करना होगा ताकि वो जल्दी से जल्दी नाइट बन पाए। अगर वह एक बार नाइट बन जाता है तो वह अपने सिस्टर को और भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरी ओर विक्टर की बहन विक्टर का वेट कर रही होती है, तभी वो अपने साइड में देखती है एक बंदे को। ये और कौन है? ये लोगन रहता है। वो कहते हैं कि मिस्टर लोगन। तो लोगन उसको शांत कराता है और कहता है कि बस चुपचाप वहीं पर खड़ी रहो। और लोगन विक्टर को देखने लगता है उसको ट्रेनिंग करते हुए और अपने मन में कहता है, बहुत लंबा चौड़ा बोलता है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि लोगन कहता है कि वो बहुत टैलेंटेड है, इतने कम एज में उसने इतना इम्प्रूव कर लिया शॉर्टमैनशिप में वगैरह वगैरह, और यही सब सोच रहा होता है। तभी विक्टर को एहसास हो जाता है कि उन्हें पीछे से कोई देख रहा है, तो वो पीछे पलटता है और देखता है लोगन को, कहता है कि मिस्टर लोगन। लोगन विक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि वो कल टेसरोन जा रहा है सोल्जर्स के ट्रेनिंग के लिए और वो चाहता है कि उसके साथ वो भी चले। विक्टर पहले तो लोगन की बात को समझता है और वो कहता है कि क्या वो अपनी बहन रिया को भी ले जा सकता है। लोगन विक्टर को समझाता है कि सोल्जर्स के बीच में एक लड़की को ले जाना ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। विक्टर लोगन की बात नहीं मानता और कहता है कि वो अपने बहन को साथ लेके जाना चाहता है। लोगन उसकी बात सुन के अपने मन में कहता है कि वो यूजुअली मैच्योर रहता है, लेकिन जब उसकी बहन की बात आती है तो वो एक बच्चा बन जाता है। और लोगन विक्टर की बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है वो अपने बहन को साथ ले जा सकता है। तो विक्टर खुश हो जाता है और लोगन को थैंक यू कहता है। तभी लोगन सीरियस होकर कहता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसे ही इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। विक्टर लोगन की वार्निंग को हल्के में ले लेता है और कहता है कि यस सर, वो अपने बहन का ठीक से देखभाल करेगा। लोगन थोड़ा हैरान हो जाता है उसको इतना खुश होते हुए देख के, और लोगन उससे पूछता है कि क्या उसकी बहन इतना प्रीशियस है। विक्टर लोगन को कहता है कि उसकी एकमात्र फैमिली है। तो लोगन कहता है कि ओ तो ये रीजन है। विक्टर लोगन को बताता है कि उनका पेरेंट्स नहीं है, वो उसके वजह से मर गए हैं। रिया एकमात्र मेरी फैमिली है जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है किसी भी कीमत पर। लोगन उसकी बात सुन के पहले एक पल के लिए शांत हो जाता है, उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि ठीक है जैसे तुम्हें लगे वैसा करो। तभी सीन कट होता है टेसरन कैसल की ओर। एलेक्स को दिखाया जाता है। एलेक्स कहता है
कि उन सभी को टेसरन कैसल का 5 राउंड लगाना है, लेकिन दूसरी ओर बच्चों को उसकी बात ठीक से समझ में नहीं आती और वो पूछता है क्या सच में। बच्चे को एलेक्स को इतने हल्के में लेते हुए देख के एलेक्स उन पे गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या वो सभी यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं, जल्दी से भागना स्टार्ट करो। देखते अगले सीन में सारे बच्चे भागने लगते हैं टेस्टोन कैसल के राउंड लगाने के लिए। लोगन एलेक्स कहता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो एलेक्स कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था कि आपने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कहा था, यहाँ तक कि आपने दूसरे मर्सनरी को भी यही ऑफर दिया। लोगन सिंपल सा आंसर देते हुए कहता है कि वो क्रॉसबो का इंफॉर्मेशन लीक नहीं करवाना चाहता था। तभी एलेक्स लोगन के पास जाते हैं और उससे पूछता है कि क्या वो कहीं वॉर का तैयारी तो नहीं कर रहा। लोगन एक पल के लिए थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन बात को टालते हुए कहता है कि क्या वो उसे हिंसक वारदी समझता है, और अपना हाथ टाइट करते हुए मन में बोलता है कि हाँ वो वॉर का तैयारी ही कर रहा है। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है, मॉन्स्टर। तभी वो लोग साइड में देखते हैं विक्टर को, जो सभी लड़के से आगे भाग रहा होता है। एक लड़का बोलता है कि वो बहुत फास्ट है, दूसरा लड़का बोलता है कि वो एक स्लेब है यंग मास्टर का। जैसे पहले लड़के को पता चलता है कि वो एक स्लेब है, तो उसको अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है कि एक स्लेब उससे आगे निकल गया है, और वो मोटिवेट होकर वो भी भागने लगता है। लोगन और एलेक्स उन्हें ही देख रहे होते हैं। एलेक्स कहता है कि ये विक्टर का इफेक्ट है, ये वैसा ही है जैसा आपने कहा था यंग मास्टर। लोगन भी विक्टर का तारीफ करता है और अपने मन में कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो जल्द ही अपने फोर्स को अवेकन करने वाला है। अगर विक्टर एक बार अवेकन कर लेता है तो वो नाइट के लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। तभी सीन कट होता है। कुछ देर बाद ट्रेनिंग के बाद वो लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। एक लड़का कहता है कि ये बहुत डिलीशियस है, दूसरा लड़का कहता है कि मैं तो थक ही गया ट्रेनिंग कर करके। एक दूसरा लड़का कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि खाना खाने के बाद उसका वजन बढ़ गया है, अगर वो हमेशा ऐसे ही खाते रहा तो वो बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तभी एक लड़का कुछ नोटिस करता है, अपने साइड में देखता है रिया को। रिया करती है कि एंजॉय योर मील। वो दोनों बच्चे रिया को देख के खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा थैंक्स, और रिया वहाँ से चली जाती है। तो एक लड़का कहता है कि वो बहुत क्यूट है, दूसरा लड़का कहता है कि वो एक एंजल की तरह है, क्या उसके साथ बात करने का कोशिश करना चाहिए। तो दूसरा लड़का घबरा जाता है और कहता है कि चुप हो जा। तभी विक्टर उनकी बातें सुन लेता है और उनकी ओर देखने लगता है और बड़ी गुस्से से अपने पावर को निकालते हुए कहता है, अपनी नज़र उससे हटा लो इससे पहले कि मैं तुझे मार डालूं। उन सभी बच्चों की फट के चार हो जाती है, तो वो लोग अपनी नज़र को हटा लेते हैं। रिया को देखा जाता है जो कि काम कर रही होती है। विक्टर उसकी ओर देखता है और कहता है कि क्या उसने काम करने से पहले खाना खाया था। विक्टर के पीछे एक लड़का जो कि रिया को देख रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे को देख के हम साफ साफ पता लगा सकते हैं कि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अगले सीन में विक्टर को दिखाया जाता है जो कि इधर उधर घूम रहा होता है और रिया को खोज रहा होता है, और यहाँ तक कि उसने मेड से भी पूछा, लेकिन उसको भी पता नहीं है कि रिया कहाँ पर है। तब विक्टर को कुछ नोटिस होता है, उसको कुछ आवाज़ सुनाई देता है, तो वो साइड में जाके देखता है और पूछता है रिया क्या वो उधर है। लेकिन जैसे विक्टर वहां पर देखता है वो कुछ देख के हैरान हो जाता है। वो देखता है कि वही मोटा लड़का रिया को मार रहा होता है। वो दोनों भी विक्टर को देख लेते हैं। रिया कहती है कि विक्टर अपनी बहन की ऐसी हालत देख के उसके हाथ में जितने भी खाने था वो सारा का सारा गिरा देता है। वो मोटा लड़का कहता है कि ओ उसने देख लिया। विक्टर जो कि उसके बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता और अपने पैरों के साथ उसके नाक के ऊपर मारता है और उसका नाक फोड़ देता है और वो दूर जाकर फेंकाता है उसके अटैक से। विक्टर यहीं पर नहीं रुकता है, उस बंदे के पास जाने लगता है। वो बंदा कहता है क्या मेरा नाक कमीने, तूने मेरे नाक को फोड़ दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने, तू एक स्लेब है, तू अपनी जगह को मत भूल, क्या तुझे ऐसा लगता है कि तू ये कहकर बच जाएगा। तभी उतने में विक्टर एक और लात मारता है उसके मुंह के ऊपर। विक्टर यहीं पर नहीं रुकते, एक पावरफुल पंच बनाते हुए उस मोटे के ऊपर मार देता है और इसके कारण उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। उसकी बहन भी हैरान हो जाती है अपने भाई को ऐसा करते हुए देख के। विक्टर वहीं पर नहीं रुकता, उस मोटे के बाल को पकड़ता है। उस बंदे की इतनी फट जाती है वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन विक्टर कहाँ सुनने वाला था। वो कहता है कि कमीने आज तू यहीं पर मरेगा, और उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है। उसको ऐसा करते हुए एक बंदा पीछे से देख लेता है और वो घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि यह बहुत बुरा है, मुझे इसको बताना होगा। विक्टर जो कि उस बंदे को बहुत ब्रूटल तरीके से मार रहा होता है और उसके मन में एक आवाज आती है कि विक्टर अपने बहन को लेकर यहाँ से भाग जाओ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ मेरे बेटे, तुझे अपने बहन को बचाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे अपनी बहन को बचाना होगा। और ये सोचते हुए उस बंदे को बहुत ब्रूटल तरीके से मारता है। तभी विक्टर को कोई बोलता है कि वो वहीं पर रुक जाए, वो मर गया है। विक्टर वहीं पर रुक जाता है और साइड में देखता है और कहता है कि मिस्टर लोगन। लोगन कहता है कि शांत हो जाओ विक्टर, वो पहले ही मर गया है और अपनी बहन की ओर देखो, वो बहुत डरी हुई है। विक्टर भी अपनी बहन की ओर देखता है जो कि बहुत डरी हुई रहती है। विक्टर अपनी बहन को पुकारता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। तो लोगन कहता है कि वो बहुत डरी हुई है और मेट को कहता है कि उसे यहाँ से लेके जा। अगले दिन में विक्टर को दिखाया जाता है जो कि लोगन का सामने खड़ा हुआ रहता है और विक्टर लोगन से माफी मांगता है। लोगन विक्टर से कहता है कि क्या उसे रिग्रेट हो रहा है। विक्टर कहता है कि नहीं। तो लोगन कहता है कि तब वो क्यों माफी मांग रहा है। विक्टर कहता है कि क्योंकि मैंने आपके एक सोल्जर्स को मार दिया आपके परमिशन के बिना। लोगन कहता है कि ओ ऐसा है क्या। वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि वो कुछ रिग्रेट कर रहा है।
वो अपने सिस्टर को यहाँ पर लेके आया। विक्टर ये बात सुन के वो कुछ बोल नहीं पाता। लोगन कहता है कि ये सब उसके जीत के कारण हुआ है, अगर वो अपनी बहन को यहाँ पर लेके नहीं आता तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। और लोगन विक्टर को कुछ ज्ञान की बातें बताता है। अपना आंख बंद करके अपने बहन को इधर उधर ले जाना और उसे प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करने का काम ये हमेशा से ही अच्छा नहीं होता। अगर क्या होगा जब वॉर का सिचुएशन बन जाएगा तो क्या वो अपने बहन को वॉर में लेके जाएगा? उसे समझना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही उसके बहन के लिए। उसने पहले ही वार्निंग दिया था कि वो अपने बहन को अपने साथ ना लेके जाए। तभी लोगन अपने मन में कहता है कि वो जानता है कि बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन विक्टर को भी समझना चाहिए कि उसकी बहन के लिए क्या सही है और क्या गलत। और लोगन विक्टर को कहता है कि क्या वो समझ गया जो वो कह रहा है? तो विक्टर भी अपना मुंडे हिलाते हुए कहता है कि हाँ। और विक्टर ये भी बताता है कि वो पनिशमेंट के लिए तैयार है। तो लोगन कहता है कि क्या वो डरा हुआ है? विक्टर कहता है कि नहीं, वो पनिशमेंट को एक्सेप्ट करेगा उसने जो क्राइम किया है उसके लिए, लेकिन प्लीज रिया को कुछ मत करना, वो एक विक्टिम है। लोगन कहता है कि किसी को जान से मारना एक क्राइम है, हालांकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले वो उसे परमिशन जरूर ले। ये बात सुन के विक्टर हैरान हो जाता है। लोगन विक्टर को ये भी बताता है कि वो उसे पनिशमेंट नहीं देगा क्योंकि वो फ्यूचर में होने वाला उसका नाइट है, तो उसे पनिशमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसे खुद ही हैंडल कर लेगा। लोगन की बात सुन के विक्टर खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। तभी सीन कट होता है, हमें एलेक्स और लोगन को दिखाया जाता है। एलेक्स लोगन को कहता है कि क्या ये डिसीजन सच में ठीक है? लोगन एलेक्स को कहता है कि उसको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, विक्टर वो मेरा प्रॉपर्टी है और मैं उसको कुछ नहीं होने दे सकता। और लोगन विक्टर को ये भी बताता है कि उसने एक बच्चे से उस मोटे बच्चे के बारे में पूछा था। वो मोटा बच्चा वो अपने गांव में भी बदनाम था और उसके पास एक अच्छा आइडिया है कि इस इंसिडेंट को कैसे हैंडल करना है। एलेक्स समझ जाता है कि लोगन वो किस तरह का आदमी है, वो अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी एलेक्स देखता है कि लोगन मैप के साथ कुछ कर रहा होता है और वो लोगन से पूछ भी लेता है कि वो मैप के साथ क्या कर रहा है। तभी लोगन कहता है कि ओ तुम्हारा मतलब ये। हमें दिखाया जाता है उस मैप के अंदर लोगन ने एक सर्कल को बनाया हुआ रहता है पॉइंट आउट करके, और लोगन एलेक्स को बताता है कि ये एक सरप्राइज है। अगले दिन ये न्यूज़ तेजी से सोल्जर्स के बीच में फैल गया कि विक्टर ने एक सोल्जर्स को जान से मार दिया। जैसे ये दूसरे सोल्जर्स को बात पता चला तो वो बहुत गुस्सा गए, लेकिन जैसे ही सोल्जर्स का क्राइम के बारे में उस दूसरे सोल्जर्स को पता चला, विक्टर से ज्यादा उस सोल्जर्स के ऊपर गुस्सा करने लग गए और लोग ऐसी बात करने लग गए उस मोटे लड़के के बारे में कि वो स्टार्टिंग से ही उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। लोगन के प्लान के अकॉर्डिंग इस इंसिडेंट को सिंपल तरीके से निपटा दिया गया और इसी तरह तेजी से टाइम बीत गया। हमें एलेक्स और लोगन को दिखाया जाता है। लोगन कहता है कि तो नया साल आ गया। एलेक्स कहता है कि हाँ आपने सही कहा, पता ही नहीं चला कि तेजी से टाइम कैसे बीत गया। टाइम तो तेजी से बीत गया लेकिन सोल्जर्स की ट्रेनिंग वो नहीं रुकी। 1000 सोल्जर सिलेक्ट हुए थे लेकिन उनमें से 12 फेल हो गए और टोटल सोल्जर्स की संख्या 9 से 87 ही बचा। और अगले सीन में हमें लोगन और एलेक्स को दिखाया जाता है। एलेक्स कहता है कि अब कोई फेल नहीं हो रहा। लोगन अपने मन में कहता है कि बेसिक ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, साथ ही उसने हमारे को और 400 क्रॉसबो बनाने को कहा था। उसे लगता है कि 400 क्रॉसबो इतना इनफ होना चाहिए सोल्जर्स के लिए। फिर लोगन अपने फादर से कहता है कि अब टाइम आ गया है कि हम उनकी कॉम्बैक्ट एबिलिटी को देखें। उसके फादर कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा और इसके लिए माउंटेन रेंज वो अच्छा जगह रहेगा। तभी उसके फादर थोड़े सीरियस हो जाते हैं और लोगन से कहते हैं कि यहाँ तक कि उनके नाइट का भी ट्रेनिंग लगभग पूरा हो गया है, यहाँ तक कि उन्होंने आयरन ब्लड शॉट टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है। लोगन भी बैडेज से हंसते हुए कहता है कि उसके सोल्जर्स भी कम नहीं है और दोनों एक साथ दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कंपटीशन करते हैं कि चलो देखें कि कौन अच्छा है। एलेक्स उनको ऐसा करते हुए देख के अपने मन में कहता है कि दोनों बाप बेटे पागल है। सीन कट होता है माउंटेन रेंज की, फॉरेस्ट की, और पेट्रेस कहता है कि अपने अपने स्वॉर्ड निकालो और अपने जगह को बनाओ और स्ट्राइक करो। पेट्रेस के कमांड के अकॉर्डिंग सारे नेट ऐसा ही करते हैं और अपने पावर को निकालते हुए अपने स्वॉर्ड में एक एक स्लैश मार देते हैं पेड़ों के बीच में और वो लोग एक ही स्लैश में बहुत सारे पेड़ को काट डालते हैं। जब सोल्जर्स देखते हैं कि उन्होंने एक एक स्लैश में एक पेड़ को काट दिया तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। एक नाइट कहता है कि क्या ये सच में आयरन ब्लड शॉट की पावर है? ऐसी फालतू की बकचोदियां करने लगते हैं कि ये तो एक अलग लेवल की ही पावर है। लोगन और उसके फादर अपने नाइट को ऐसे करते हुए बस देख रहे होते और दूसरे सोल्जर्स वो भी ऐसे करते हुए देख रहे थे। एक बच्चा तो खुश हो जाता है और कहता है कि सच में वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। लोगन उन सोल्जर से कहता है कि ज्यादा एक्साइटेड मत हो और अपना गार्ड डाउन बनाए रखो, ये कोई ऑर्डिनरी फॉरेस्ट नहीं है, ये मॉन्स्टर का फॉरेस्ट है। और अगले सीन में हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक नहीं, वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर थे जो कि वहाँ पर आए थे अपने अपने वेपन्स के साथ। पता नहीं सालों के पास वेपन्स और आर्मर कहाँ से आ जाता है। लगता है कि राइटर सच्चे नशे करके मॉन्स्टर को ड्रॉ करता है ताकि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कुछ अलग लैंग्वेज में है। आज जाने दो, स्टोरी पर आते हैं। नाइट तैयार हो जाते हैं मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए। एक नाइट कहता है कि उसने कभी भी एक मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं किया और सारे नाइट गॉबलिन्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और चुन चुन के उन्हें मारने लगते हैं। जब गॉबलिन्स को पता चलता है कि वो ह्यूमन से जीत नहीं सकते तो वो इधर से उधर भागने लगते अपने जान बचा के।
जब लोगन गॉब्लिन को भागते हुए देखता है तभी वो अपने क्रॉसबो टीम को ऑर्डर देता है अपने क्रॉसबो के साथ उन पर फायर करने के लिए। क्रॉसबो टीम टाइम वेस्ट किए बिना फायर कर देते हैं और सारे तीर गॉब्लिन के पास जाने लगते हैं। एक गॉब्लिन की तो फट के ही 4 हो जाती है। वो सारा एरो जो कि गॉब्लिन्स के जाकर लग रहे होते हैं और एक एक करके मर रहे होते हैं बहुत ब्रूटल तरीके से। क्या ही बोलूं, अगर रियलिटी में कोई गॉब्लिन रहता है तो मैं अपना सारा गुस्सा गॉब्लिन्स के ही ऊपर उतार देता। तभी एक नाइट दूसरे नाइट को कहता है कि क्या तूने देखा, मैंने एक ही तीर से 2 गॉब्लिन को मारा। तो दूसरा नाइट कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने 3 गॉब्लिन को मारा। तभी उन नाइट को गुर्राने की आवाज आती है। वो अपने सामने देखते हैं कि वहाँ पर दूसरे मॉन्स्टर आ जाते हैं और नाइट अपने अपने फाइटिंग पोजीशन ले लेते हैं। तभी देखा जाता है मॉन्स्टर की ओर जो कि नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। नाइट भी अपने सामने उस मॉन्स्टर को देख के डर जाते हैं, नहीं घबरा जाते हैं। यार एक्सप्लेनेशन करने का मन ही नहीं कर रहा। दूसरी ओर उन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि उन मॉन्स्टर रहते हैं और बहुत तेजी से उनकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं, मानो कि वो पकड़ के उन्हें जिंदे खा जाएंगे। दूसरी ओर नाइट भी पूरी तरह से तैयार थे फाइट करने के लिए। तभी एक नाइट हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उसका स्वॉर्ड को एक मॉन्स्टर ने अपने दांतों में पकड़ लिया है, लेकिन वो नाइट घबराता नहीं है और उस मॉन्स्टर को अपने से दूर करता है। कुछ मॉन्स्टर जो कि नाइट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलेक्स उन्हें देखते हैं और अपने क्रॉसबो मैन से कहता है उन पर फायर करने। क्रॉसबो मैन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और अपने अपने क्रॉसबो के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर कर देते हैं और वो क्रॉसबो बहुत तेजी से उस वुल्फ की तरफ जाने लगता है। तभी वुल्फ क्रॉसबो को देख के एक आउल करता है, लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ता है उस क्रॉसबो के ऊपर और वो क्रॉसबो जाकर मॉन्स्टर को लगता है, लेकिन मॉन्स्टर के ऊपर वो क्रॉसबो काम ही नहीं करता। सॉरी, वो क्रॉसबो नहीं, वो एरो है। वो एरो जाकर मॉन्स्टर को लगता है लेकिन उन पे काम ही नहीं करता। दूसरे नाइट हैरान हो जाते हैं अपने एरो को काम ना करते हुए देख के। तभी लोगन अपने सोल्जर्स को उन वुल्फ को मारने के लिए भेजता है तो उसके सोल्जर्स टाइम वेस्ट ना करते हुए उन मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाते हैं। विक्टर जो कि सभी सोल्जर्स के आगे रहते हैं वो देखता है कि एक मॉन्स्टर उसी की तरफ बढ़ रहा है तेजी से। तो टाइम वेस्ट किए बिना विक्टर अपने शॉर्ट स्लैश मारता है उस मॉन्स्टर के ऊपर और उसका गेम वहीं बजा देता है। तभी विक्टर को साइड से चिल्लाने की आवाज आती है। तो विक्टर साइड में देखता है कि एक मॉन्स्टर दूसरे सोल्जर्स का पैर खा रहा होता है और वो सोल्जर्स चिल्ला रहा होता है हेल्प के लिए। सीन कट होकर दूसरे सोल्जर्स की ओर देखा जाता है जो कि बहुत डरा हुआ रहता है एक मॉन्स्टर को देख के। तभी लोगन बीच में आता है और उस मॉन्स्टर का काम वहीं खत्म कर देता है। वो सोल्जर्स अपने लोगन को थैंक्स कहता है। तो लोगन कहता है कि बकवास करना बंद करो, जो इंजर्ड है उन्हें साइड ले जाओ और आके दोबारा से फाइट करो। फिर लोगन दूसरी ओर देखता है दूसरे सोल्जर्स को जो कि वो लोग भी अच्छा कर रहे होते हैं। तभी उसकी नजर एक दूसरे सोल्जर्स की तरफ जाता है। वो सोल्जर्स जो कि अपने सामने वाले मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो सोल्जर्स भी थोड़ा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि डैम, यहाँ पर 2 मॉन्स्टर है। तभी उस मॉन्स्टर के पीछे अपना विक्टर आता है और उसके ऊपर अटैक करके उस मॉन्स्टर का गला ही काट डालता है। विक्टर खुश हो जाता है कि उसने आज बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा। दूसरे सोल्जर्स बस विक्टर को हैरान नजरों से देख रहे होते हैं। लोगन भी विक्टर को देखते हैं और कहते हैं अपने मन में विक्टर भी बहुत अच्छा कर रहा है, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको अवेक करने में। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी मॉन्स्टर की ओर। उस मॉन्स्टर को एक अटैक लगता है और उसका काम वहीं खत्म हो जाता है। उस मॉन्स्टर को मारने वाला पेट्रियाज रहता है और कहता है तो ये लास्ट वाला था। पेट्रियाज और कैप्टन मॉन्स्टर और टेरिटरी के बारे में बात करने लगते। अगर सिंपल वर्ड में बोलूं, उनके टेरिटरी के अंदर जिन जगह पे मॉन्स्टर ने कब्जा किए हैं उन मॉन्स्टर को मार के दोबारा से उस जगह को रिक्लेम कर रहे। तभी लोगन सभी से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, जो लोग अभी इंजर्ड है वो यहीं पर थोड़ी देर रेस्ट करे और जो अभी ठीक है तो सारे लकड़ियों को उठा के टाउन में लेके जाओ। लोगन सभी को बताता है कि वो सभी लकड़ियाँ का यूज कंस्ट्रक्शन के लिए करेगा। कहानी सुनाने वाला कहता है कि लोगन ने अपने सोल्जर्स को इसी तरह मॉन्स्टर के साथ लड़वाते रहा पूरे 2 महीने तक, जब तक वो लोग अपने लिमिट तक नहीं पहुंच गए। लाभ लाभ लाभ। साथ ही लोगन को बहुत सारे लकड़ियाँ मिले अपने कंस्ट्रक्शन के लिए। सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है और वह एकदम खतरनाक से हंसी देता है। तो हमार देखता है और पूछता है कि वो हंस क्यों रहा है। लोगन कहता है कि कुछ नहीं और हमार से पूछता है कि क्या इतने सारे लकड़ियाँ इनफ है गाँव के घर को कम्प्लीट करने के लिए। हमार पहले तो कुछ सोचता है और बोलता है कि ये सर इतना इनफ है। तभी सीन कट होता है कुछ दिन बाद। देखते उस मैच को जो कि अपना मैजिक करते हुए वहाँ पर एक वॉल खड़ा कर देता है और वो मैजिशियन वर्कर को बोलते हैं अपने काम करने के लिए और मिट्टी को साइड में हटाने के लिए। सारे वर्कर अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। लोगन वहाँ पर आता है मैच के पास और उससे बात करने लगता है। लोगन उस मैजिशियन को बताता है कि उसे अपना मैजिक टावर टाउन के सेंटर में बनाना चाहिए। देखो ये लोग बहुत सारे बकचोदियाँ करते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये लोग मैजिक टावर के ऊपर बात कर रहे होते हैं। वो मैच इस बात के लिए मान जाता है कि वो अपना मैजिक टावर टाउन के सेंटर में बनाएगा। सीन कट होता है चांदनी रात में। लोगन को देखते उसके शॉट के साथ जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। मुझे नहीं पता कि लोगन किस तरह का ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन अपने शॉट को लेते हुए आगे की ओर स्विंग कर देता है। लोगन के अटैक के कारण वहां पर बहुत तेज लाइट चमकता है और जैसे ही लाइट क्लियर होता है तो लोगन अपने सामने देखता है अपने अटैक को कि उसके अटैक से एक परफेक्ट होल हो जाता है एक पत्थर के बीचों बीच। लोगन उस पत्थर के पास जाके देखता है और देखता है कि पत्थर के साथ साथ उसने उसके पीछे वाले पेड़ के अंदर भी छेद कर दिया है। लोगन बताता है कि ये सेकंड फॉर्म में डिवाइन शॉट टेक्निक का आयरन स्लैश। लोगन कहता है कि एक छोटा लेकिन फास्ट
अटैक है जो कि स्टील को भी काट सकता है। तभी कहानी सुनाने वाला आता है और कहता है कि सभी लोग ने बहुत मेहनत की और 2 महीने में गांव का कंस्ट्रक्शन को पूरा कर दिया। उन्होंने एक नया टाउन बना दिया और उसका नाम मैकविल टाउन रख दिया। जब लोगों को पता चला कि न्यू टाउन में उनको खुद का घर मिलने वाला है तो वो लोग बहुत खुश हो गए, मानो कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। और उन लोगों ने लोगन का थैंक्स कहा। और उसके बाद समर आ गया और लोगन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी काम कर रहा होता है। तभी उसके पास डोएन आता है और गाँव के बारे में उसको रिपोर्ट करता है। डोएन ये भी बताता है कि काम करने के लिए लेबर्स घट रहे, उन्हें और भी ज्यादा लेबर्स को रिक्रूट करना होगा। तो लोगन बताता है जो टाउन में नए रिफ्यूजीज आ रहे वो उनका यूज करे। तभी लोगन को कुछ याद आता है और कहता है कि हमार कहाँ पर है, उसे जल्दी यहाँ पर बुलाओ। डोएन लोगन को कहता है कि क्या वो भूल गया कि उसने हमार को वेकेशन पे जाने को कहा था। लोगन को रियलाइज होता है कि उसी ने हमार को छुट्टी के लिए कहा था। ये सच में बुरा है, मैंने उसको कुछ ज्यादा ही लंबे टाइम के लिए छुट्टी दे दिया। तभी डोएन कहता है कि उसने सुना है कि हमार को कुछ मिला है छुट्टी पर जाने से पहले। क्या ये सच है यंग मास्टर? लोगन कहता है कि हाँ, मैंने उसको खेलने के लिए कुछ दिया है। लोगन कहता है कि हमार को वेकेशन पर जाने से पहले लोगन ने उससे कुछ नाइट के लिए इक्विपमेंट्स बनाने को कहा था। डोएन थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि यंग मास्टर क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमार वो वेकेशन पर नहीं है? सच कहूँ तो लोगन से ज्यादा कोई हरामी नहीं है इस मानवा में। तभी लोगन डोएन से पूछता है कि गाँव के सेटलमेंट के टाइम कोई मेजर इशू तो नहीं आया? बताता है कि नहीं, कोई इशूज नहीं आया, बस मुझे एक बात की चिंता है। तभी सीन कट होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में बोलता है क्या मैकविल फैमिली अपने वेस्टलैंड को दोबारा से रिक्लेम कर रहा है? ऐसा कोई तरीका नहीं है जो कि एक हार्ड जमीन को खेती लायक बना पाए। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है मैक्स पैट्रेट विस्काउंट। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ और इसके बस 5 चैप्टर बच गए हैं कि अगली वीडियो कल या परसों आ जाएगी और मैं सारे चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। इसके बाद मैं नए मानवों को स्टार्ट करूंगा।